नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर। मैं हूं आंचल गुलाटी। हम आपके लिए वीकेंड पर भी लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच, जहां खबरों को सत्य और तथ्य की पड़ताल के साथ हम आपके सामने लेकर आते हैं और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आपको तमाम जानकारियां साझा करते हैं इसी मंच के साथ। तो आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख हेडलाइंस पर। तो बात होगी कि कैसे राहुल गांधी की प्लानिंग फेल हुई, क्योंकि दूसरों में हो गया एक राजनीति से जुड़ा हुआ खेल। और यह बड़ी खबर को तफसील से हम जानेंगे आज न्यूज पंच में, जहां जेनजी को लेकर बयानबाजी जो की गई राहुल गांधी द्वारा, कहीं ना कहीं अब पार्टी में भी बैकफुटनेस नजर आ रही है। वहीं साथ ही साथ बात होगी कि कैसे जॉब इन ईरान की जब हम बात करते हैं, लेकिन आपको रखना होगा अपना ध्यान। तो ईरान में ट्रैवल करने के लिए जो एमईए है उसकी जो एडवाइजरी है वो जारी की गई और आखिरकार नौकरी के नाम पर किस तरह से झांसा दिया जा रहा है प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इस पर भी करेंगे हम चर्चा। और त्योहारी सीजन में सिर्फ 2 दिन बाकी और ऐसे में एसी टीवी पर छूट, ये आपकी जेब को राहत देगी खूब। यानी कैसे अब घर पे आप एसी की ठंडी हवा जब लेंगे तो आपकी जेब पर बहुत मामूली असर पड़ेगा, यानी कि किफायती दर पर मिल पाएंगे आपको एसी और टीवी, और इसी पर हम करेंगे चर्चा। तो 3 बड़े मुद्दे जिन पर तफसील से होगी बात, लेकिन बात करते हैं सबसे पहले खबरों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो वो अब अपनी राजनीति के जरिए युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने 2 दिन पहले क्या किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर देश के युवा छात्र जेन जी से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने का आह्वान और अपील किया। इस मैसेज के जरिए राहुल गांधी भारत में भी कुछ वैसी ही क्रांति की चाह रख रहे थे, जो कि हाल ही के दिनों में आपने नेपाल और पिछले साल हमने ये तस्वीरें बांग्लादेश में देखी। लेकिन राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के मात्र 24 घंटे के अंदर जेनजी ने राहुल गांधी को उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट इलेक्शंस हुए, स्टूडेंट यूनियन के, उन चुनाव नतीजों ने ये सिरे से बता दिया कि जिस जेनजी के सहारे राहुल गांधी सत्ता पलटने का ख्वाब देख रहे हैं वो उनके साथ खड़ा ही नहीं है, क्योंकि दूसरे के चुनाव में एबीवीपी को बड़ी जीत हासिल हुई और कहीं ना कहीं इस जीत ने राहुल गांधी की जो योजना है उस पर पानी फेरा। और नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात भारत में नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों की जो राजनीतिक संरचना है वो बिल्कुल अलग है और भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। और जिस लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देकर जेनजी की भावनाओं को राहुल गांधी भड़काना चाहते थे, उस पर जेनजी ने बता दिया कि ये भावनाएं ज्यादा काम नहीं करती, काम करता है नतीजे, काम करते हैं आपकी काम करने की नीयत। तो सोशल मीडिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम रील्स, यानी कि अलग अलग जो विधाएं हैं अपनी बात पहुंचाने की सोशल मीडिया के जरिए, उससे राहुल गांधी ने ये ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। तो अगर हम समझें तो जेनजी ने खाली वोट नहीं बल्कि एबीवीपी ने इस जीत के साथ ये बता दिया कि आखिरकार वो चाहते क्या हैं। और एबीवीपी ने 3 से 1 का चुनाव जीता, यानी कि 3 जो बड़े प्रमुख ओहदे हैं उस पर एबीवीपी का कब्जा है। अध्यक्ष समेत 3 पद पर काबिज हुई है एबीवीपी और ये स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन बहुत अहम माना जाता है। अध्यक्ष पद पर बुरी तरह से एनएसयूआई की हार हुई, यानी कि जो वोट का अंतराल था वो बहुत ज्यादा था। कांग्रेस के छात्र की इकाई जो थी, यानी कि जो छात्र राजनीति में कांग्रेस के बच्चे उतरे थे, उनसे कहीं ना कहीं वहां की जेनजी जो थी वो दूर रही। और ग्राउंड जीरो पर हमने देखा कि युवा छिटकते हुए नजर आए, किससे? खुद एनएसयूआई से, जो जगह जगह जब कॉलेज में जाकर प्रमोशंस कर रहे थे अपने इलेक्शन को लेकर। लेकिन आखिरकार ये कार्ड जो जेनजी वाला जो कार्ड था, आखिरकार ये राहुल गांधी ने क्यों फेंका? और फेंकने के बाद जैसे उन्हें लगा था कि ये तुरुप का इक्का होगा, लेकिन ये कार्ड बेअसर साबित हुआ। अब ये बेअसर कैसे साबित हुआ? जेनजी ने राहुल गांधी की सोच को नकार दिया, क्योंकि केवल सोशल मीडिया के पोस्ट से आप जेनजी को नहीं जोड़ सकते। और नेपाल बांग्लादेश में जेनजी ने सत्ता पलटी और राहुल उसी लहर को हवा दे रहे थे, यानी उन्हीं
में अपने इस दाने को भुनाने की कोशिश कर रहे थे। युवाओं के जरिए बदलाव की सोच पर यह बहुत बड़ी चोट है और डूसू के नतीजे इसी बात की जो प्रासंगिकता है, इसी बात की परिचायक रही है नतीजे, और ये एक चेतावनी है राहुल गांधी के लिए। वहीं जेनजी राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ा है और भारत की जो युवा हैं वो राजनीति में क्या चाहते हैं? स्थिरता, परिपक्वता, जिसकी बहुत कमी है जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी ऐसी बयानबाजी करते हैं जो ठीक नहीं। अब कैसे फेरा गया राहुल गांधी के सपनों पर पानी? क्योंकि जो एक्स का पोस्ट है उसके जरिए उन्होंने अपील ये की कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, और उसकी रक्षा के लिए कौन आगे आएगा? आगे आएंगे जेनजी। और चुनावों को ध्यान में रखकर राहुल गांधी ने ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, क्योंकि अभी डूसू के बाद हमने देखा कि बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं। तो जेनजी के सहारे सत्ता पलटने का एक सपना उनके जहन में पल रहा था, लेकिन डूसू के चुनाव नतीजों ने अपने इस प्रमाण से उनके इस सपने को धराशायी कर दिया। और जेनजी ने 24 घंटे के भीतर अपने पोस्ट किया गया, अपनी इस वोटिंग पैटर्न से जवाब दिया, क्योंकि जब आपकी नीयत सच्ची होती है तो नियति भी आपका साथ देती है। और इसी पर बात करने के लिए अमरेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमरेंद्र, जेनजी से जिस तरह की अपील राहुल गांधी द्वारा की गई, लेकिन डूसू के चुनावों का रिजल्ट जो है वो कुछ और ही कहता है। सिरे से नकार दिया अगर हम जिस सशक्त नेतृत्व की बात करते हैं जो राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास है। आचल, निश्चित तौर पे मैं अपनी बात को राहुल गांधी के उसी ट्विटर के पोस्ट से उल्लेख करते हुए आगे बढ़ाऊंगा, जिस पोस्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो बहुत जिम्मेदार ओहदा होता है, उससे एक पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत में वोट चोरी हो रही है और इसको रोकने के लिए जेनजी को आगे आना पड़ेगा और वो जेनजी के साथ है। जब ये पोस्ट आता है तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता नजर आती है कि किस तरह से देश में किस माहौल की परिकल्पना कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं और खासकर लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए कि किस तरह से डीयू का चुनाव होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीपी ने एक प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की और जिसमें से 4 जो अहम पद थे उसमें अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव का पद विद्यार्थी परिषद ने अपने खाते में किया। और कांग्रेस की जो छात्र शाखा है एनएसयूआई, वो सिर्फ एक पद पर ही उसको संतोष करना पड़ा। ये तो रियल था, लेकिन इसके मायने बहुत दूरगामी है। देखिए, राहुल गांधी ने जेनजी की बात की और जेनजी जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का जो युवा है उसने ये बता दिया कि वो सशक्त राष्ट्र में सबसे पहले राष्ट्र नीति के पथ पर चलेगा, छात्र नीतियों में क्या आगे अच्छा हो सकता है उस पर आगे बढ़ेगा। और यहीं से कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो परिप्रेक्ष्य में जो पटकथा थी उसका पटापेक्ष होता है और युवाओं ने सशक्त आवाज में तकरीबन आपको मैं बता दूं 55,000 विद्यार्थियों ने जेनजी ने मतदान किया और उसमें जो है आर्यमन मान जो है उनको डूसू का नया अध्यक्ष बनाया। कुणाल चौधरी सेक्रेटरी बनते हैं और दीपिका झा जो है संयुक्त सचिव बनती है अखिल भारतीय विद्यार्थी। लेकिन अमरेंद्र, हमने एक चीज और देखी कि जब इन चुनावों का प्रचार प्रसार किया गया, आप भी कॉलेज में और हम भी कॉलेज में रहे हैं, और जिस तरह से जब कॉलेजेस में एक लहर उठती है उस लहर को भी शायद एनएसयूआई समझ नहीं पाए। वहां पर भी उनके मतदाता जब वोट अपील करने के लिए गए उनसे वहां का जेनजी छिटकता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं युवाओं का सशक्त संदेश कि जिस सशक्त पॉलिटिकल विल को वो मानते हैं वो सरकार के साथ है। देखिए आंचल, इसमें मैं थोड़ा आपको पीछे लेके जाऊंगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी और ये देश ही नहीं यानी कि भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। आरएसएस और भाजपा सिक्का ये छात्र संगठन माना जाता है और राष्ट्र नीति और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर यह लगातार काम करता रहा है, विद्यार्थियों की समस्याओं को लगातार आवाज देता रहा है। और यही वजह है कि देश के हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक अलग छाप है। दूसरी अहम बात मैं आपको बताऊं कि पूरे अगर डूसू के चुनाव का मैं आकलन करूं एक पत्रकार के तौर पर, क्योंकि मैंने वोटिंग के दौर पे और उससे पहले भी डूसू कवर किया है,
तो विद्यार्थी परिषद ने जो काम किया है वो वास्तव में जो समस्याएं हैं, आपको याद होगा कि पिछले दिनों डूसू का एक पूरा पैनल जो है दिल्ली के मंत्री रेखा गुप्ता से मिला। उन्होंने बाकायदा कई मुद्दों पे रेखा गुप्ता जो सीएम दिल्ली की, उनका ध्यान आकर्षित किया। उसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा था जो कल मेरी छात्रों से बात हुई कि कैंपस कनेक्टिविटी नहीं है। कई सालों से वो मांग कर रहे हैं कि इसीलिए मैं देखा है कि छात्र राजनीति से जब छात्र नेता बनते हैं, बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, तो उसकी शुरुआत इसी तरह के चुनावों से होती है। समय मेरे पास कम है, आगे प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन आपके पास लगातार बुलेटिन में भी वापस आते रहेंगे इस बड़ी खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी से साझा करने के लिए। तो वक्त थोड़ी से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि आखिरकार ईरान जाने के लिए एमईए की एडवाइजरी आपके लिए सुनना जरूरी क्यों है। जुड़ रहिए न्यूज पंच के साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं ईरान से जुड़ी हुई। विदेश मंत्रालय ने जो सभी भारतीय नागरिक हैं, ईरान की यात्रा को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की। मंत्रालय ने देशवासियों को सतर्क और सजग रहने की सख्त सलाह दी है, क्योंकि हाल ही में कई दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई। भारत से जुड़े कुछ नागरिकों को फर्जी रोजगार का झांसा दिया गया और ईरान बुलाया गया, और फिर वहां जो आपराधिक गिरोह हैं उन्होंने बंधक बना लिया इन सभी भारतीयों को। और आपने सही सुना, बंधक बनाया गया। इन गिरोहों ने बुरी तरह से दबाव डाला और फिर मांग की असल चीज यानी कि फिरौती की। तो विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि ऐसे मामलों में भारतीयों को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वो ईरान यात्रा के संबंध में पूरी सतर्कता बरतें और अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले हर पहलू की जांच की जाए। तो ईरान में फेक जॉब देने का जो ये वायदा किया गया, इसीलिए भारत ने एडवाइजरी जारी की। और आखिरकार अब ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या एडवाइजरी जारी की गई और इसके पॉइंटर्स क्या हैं। तो ईरान में नौकरी के नाम पर धोखे को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। जहां ईरान में क्या किया जा रहा है, फ्री वीजा और जॉब ऑफर के नाम पर ये ठग जो है वो ठगी कर रहे हैं। और इसी फ्री जॉब ऑफर के झांसे में भारतीय कहीं ना कहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपका वीजा अगर फ्री है, आपको वहां पर नौकरी मिल रही है, विदेश में नौकरी मिल रही है, तो इस झांसे में भारतीय आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है, वहां जाकर उनका अपहरण किया जा रहा है और फिर फिरौती की डिमांड की जा रही है। और ये भी प्रलोभन दिया जा रहा है या लालच दिया जा रहा है कि आपको किसी तीसरे देश भेजा जा सकता है। इसीलिए भारतीयों को ईरान यात्रा करने से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब ऐसे में एमईए की जो एडवाइजरी है वो क्या कह रही है, उसका कहने का मतलब ये है कि आपको लालच में नहीं आना है। ये सलाह एमईए द्वारा दी गई है। भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जो है वो जारी किया गया कि रोजगार का झांसा हो या फिर वीजा फ्री एंट्री जैसी बातें अगर कही गई हैं तो समझिए, अपने दिमाग की घंटी को बजाइए। केवल पर्यटन यानी टूरिस्ट के लिए भारतीयों को वहां पर वीजा की फ्री एंट्री है। रोजगार यानी अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं या अन्य कोई काम आपका है, वहां पर वीजा फ्री प्रवेश नहीं है, यू हैव टू पे। और एजेंट्स जॉब के लिए ईरान में प्रवेश कराने के लिए आपको इस तरह के झूठे वायदे करते हैं। हो सकता है वो एजेंट्स अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो किसी आपराधिक गिरोह से जुड़े हो, और एजेंट्स से ऐसे लोग हैं, इन्हें सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन आखिरकार इस एडवाइजरी को जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? अब ये पड़ी इसलिए क्योंकि हिमांशु माथुर को नौकरी का झांसा दिया गया। ये केस हुआ और ईरान पहुंचते ही उनके साथ उनका अपहरण कर लिया गया। दिल्ली के निवासी हैं, पीड़ित हैं
एक हफ्ते तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया और 20 लाख रुपए मांगे गए उनकी रिहाई के लिए। तो इसलिए एमईए को ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। इसी पर बातचीत करने के लिए अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, जिस तरह से जो बातें सामने आ रही हैं कि अगर आप ईरान में जो झूठा वायदा किया जा रहा है नौकरी को लेकर, फ्री वीजा की बात की जा रही है, इससे बचने के लिए एडवाइजरी जारी की गई, तो कहीं ना कहीं जो रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं और रजिस्टर्ड साइट्स हैं उन्हीं के थ्रू जाना जरूरी है। देखिए, निश्चित तौर पे भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने अपने वेबसाइट पे भी ऐसे सभी एजेंटों की सूची जारी करके रखी है जो दुनिया के कई देशों में नौकरियां दिलवा सकते हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो उनकी विश्वसनीयता पूरी तरह कह सकते हैं कि वेरीफाइड है। इसके अलावा मदर पोर्टल भी भारत सरकार ने जारी किया है जिसपे कि अगर आपको कहीं वेरीफाई कराना है, नौकरी का ऑफर है, तो उसको भी उसके तरीके से जाँच कर सकते हैं। लेकिन कई बार हुआ ऐसा है कि भारत के लोग दुनिया के सभी देशों में जाकर काम करने के इच्छुक हैं, इसलिए बड़े पैमाने पे वो निकलते हैं भारत से, लेकिन कई इसमें हैं कि उसमें फंस जाते हैं, गलत एजेंटों के चक्कर में फंस जाते हैं। और आपको मैं बताऊं आंचल कि पिछले साल ही तकरीबन 58,000 लोग, 58,000 लोग भारत से ईरान में गए थे कई तरह के वीजा लेकर, जिसमें कि टूरिस्ट वीजा तो था ही, उसके अलावा वहाँ वर्क वीजा भी था। उसके अलावा वहाँ से जो एजेंट क्या करते हैं कि वो लोग ट्रांजिट आपका कराते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ से यूरोप ले जाएंगे आपको, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे, यहाँ से सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी ले जाएंगे, और वो ट्रांजिट रूट के रूप में ईरान ले जाते हैं और ईरान के बाद वो जाके वहाँ फंस जाते हैं। अगर या तो वहाँ से निकल नहीं पाते और अगर नहीं निकल पाते तो उन्हें वहीं बंधक बना लिया जाता है। इस साल मई में 3 पंजाब के लोगों को भी इसी तरह से बंधक बनाया गया और उनसे 18-18 लाख रुपए की मांग की गई। तो एक बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही एक न्यूसेंस क्रिएट हो गया है ईरान के अंदर। लेकिन कई ऐसे गैंग काम करते रहे, वहाँ जो बंधक फंसा हुआ है कोई, तो ऐसे में भारतीय सरकार किस तरह से उसकी मदद कर सकती है, ये हम चाहते हैं कि इस मंच के माध्यम से हम जानें। और ईरान की सरकार से, विदेश नीति के लिहाज से किस तरह से बातचीत हो रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे पहली सावधानी तो भारत सरकार यही सब लोगों को बरतने की सलाह देती है कि कभी भी किसी ऐसे एजेंट की तरफ से अगर आपको ऑफर आए तो तुरंत उसे विदेश मंत्रालय से आप वेरीफाई कीजिए। उसके लिए पोर्टल बना हुआ है, उसके लिए हेल्पलाइन दिए हुए हैं, और उसके लिए पूरे एक तरीके से कहें कि एक डिपार्टमेंट है जो इस बात की जानकारी आपको देता है कि ये एजेंट सही है कि नहीं है। तो यह पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि कई बार आप फंस जाते हैं, तो अगर फंस जाते हैं तो आपको सीधे तौर पे ये सावधानी बरतनी होती है कि जैसे ही आप ईरान पहुंचते हैं तो वहाँ का जो दूतावास है, भारतीय दूतावास, उस भारतीय दूतावास को अपने बारे में पूरी जानकारी दें कि हमें इन्होंने बुलाया है, हम यहाँ जा रहे हैं काम करने। तो इसलिए भारतीय दूतावास भी आपके संपर्क में रहता है, आपकी पूरी जानकारी वो दे सकता है। अगर आप फंसते हैं तो मदद भी वैसी स्थिति में कर सकता है। दूसरी तरफ भारतीय दूतावास की लगातार एक कोशिश रही कि ईरान सरकार का जो होमलैंड मिनिस्ट्री है, वहाँ की जो गृह विभाग है, उस गृह विभाग के संपर्क में रहे, ताकि ऐसे जो अनस्क्रूपुलस एजेंट हैं जो गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं, कई बार गैंग की तरह ये लोग काम करते हैं कि आपसे उठाया आदमी को, उसके बाद दूसरे को सौंप दिया, दूसरे ने तीसरे को सौंप दिया, इस तरह की खरीद बिक्री। वैसे हमने देखा कि कई बार इस तरह से जो लोग हैं वो दूसरे देशों में जाते हैं, डंकी रूट का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे बहुत पुरानी फिल्म नाम याद आ रही है कि किस तरह से अनरजिस्टर्ड एजेंट के जरिए अगर आप जा रहे हैं तो आप फंस सकते हैं विदेश में। इस लालच, इस प्रलोभन में ना आए, अपने दिमाग की बत्ती को जलाएं और जो सरकार ने एडवाइजरी जारी की है उसको जरूर फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं त्योहारी सीजन। इसको अभी शुरू होने में सिर्फ 2 दिन है, यानी कि सोमवार से नवरात्र शुरू है, फिर दिवाली है, दशहरा है और जीएसटी 2.0 लागू होने में भी सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया। अब 43 इंच वाला स्मार्ट टीवी सस्ता हो गया है। एसी की कीमतों में भी गिरावट आई क्योंकि जो टैक्स स्लैब थी वो 4 जो टैक्स स्लैब थी उन्हें घटाकर 2 टैक्स स्लैब किया गया। अब आप अपने घर में ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं और आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं कि आपकी जेब पर ज्यादा असर पड़ने वाला है। टीवी पर पसंदीदा फिल्में भी आप देख सकते हैं। तो आइए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये डबल डोर डबल धमाका किस तरह से आपके लिए बड़ा तोहफा लेकर आया है। तो जीएसटी में ये बड़ी छूट जो है वो दी गई है और जीएसटी की दरों को घटाया गया है। अब सिर्फ 2 दरें हैं, 5 और जो 18% की दर है। अब टीवी से लेकर वॉशिंग मशीन, एसी, ये तमाम घर की जरूरत की चीजें हैं जिनसे आप
आपकी रोजमर्रा का जो जीवन निर्वहन है वो आसान होता है। और दीपावली से पहले बड़ा तोहफा सरकार ने आपको दिया। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। अब इसमें उपभोक्ता यानी हम जैसे कंज्यूमर्स और कारोबारी जो हैं ट्रेडर्स, उन दोनों को राहत मिल रही है। एसी खरीदते समय ग्राहक जहां पहले 28% यानी 28% ऑफ जीएसटी देता था, वो अब 18% जीएसटी देगा। अब सामान्य एसी मॉडल जो होता है वो 1500 से 2500 रुपए तक की बचत आपकी जेब की करवाएगा। ऐसे ही वॉशिंग मशीन की अगर बात की जाए, फ्रिज की बात की जाए, तो उन पर 28% टैक्स था, तो सीधा 10% घटाया गया यानी 10%। और जैसे कि मैंने टीवी के बारे में भी आपको बताया कि बड़े जो टीवी हैं, एलईडी हो, एलसीडीज हो, उन पर भी आपका जो जीएसटी है वो 18% लगेगा। लेकिन कैसे ये जो आपका जेब का जो खर्च है उसका बोझ कैसे कम होगा, ये मैं आपको बताऊं। अब एसी का बेस प्राइस आप समझिए 35,000 रुपए के आसपास अगर है और उस पर लगता है 18% जीएसटी अब से, तो यही एसी जो है जब 18% जीएसटी लगेगा, क्योंकि अब घटा दिया गया है, ये आपको पड़ेगा 41,300 रुपए में। यानी कस्टमर को सीधा उसकी जेब में 3,500 रुपए की सेविंग। अब पहले क्या होता था, अगर उससे हम कंपेयर करें, इसी बेस प्राइस के एसी पर 28% का जब टैक्स लगता था, तो ये एसी आपका 44-45 हजार क्रॉस कर जाता था और उपभोक्ता को ज्यादा पैसे भरने होते थे। वहीं अगर इसको इस हिसाब से समझे कि जो 32 इंच का बड़ा एलसीडी एलईडी है, उस पर भी 28% का जो जीएसटी था घटाकर 18% कर दिया गया। अब 10% की सीधी कटौती 3,000 रुपए तक सस्ता आपके लिए एलईडी एलसीडी। अब आप उसे ड्राइंग रूम में लगाइए, आप उसको लिविंग रूम में लगाइए और त्योहारी सीजन में सस्ती शॉपिंग का मजा लीजिए। मुकुल शर्मा इस वक्त जुड़ गए, तो मुकुल, मुझे लग रहा है कि परसों आप जरूर जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि एसी टीवी सस्ता है और दिवाली का ये जो बम्पर धमाका है वो दिवाली से पहले ही लोगों के घरों तक पहुंचा दिया गया, सरकार की प्रतिबद्धता। जी बिल्कुल आंचल, सिर्फ मैं नहीं बल्कि हम कह सकते हैं करोड़ों भारतीय जो हैं, जैसे अब त्योहारी सीज़न शुरू हो जाएगा, और ना सिर्फ त्योहारी सीज़न बल्कि जो शुभ दिन हैं इनको माने जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक परंपरा रही है। हम कोई भी नया सामान लेते हैं तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जब शुभ दिन हो उनमें लिया जाए। और ख़ासतौर से हम बात करें जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं हमारे, जिस पर जीएसटी दरों में कमी की गई है, 28 से घटाकर 18% उन पर कर दिया गया है। एसी की बात की जाए या टीवी की हम बात करें, ये कुछ ऐसे खासतौर से हम कह सकते हैं इस तरह के डिवाइसेज हैं, उपकरण हैं जिनकी आवश्यकता लगातार हम कह सकते हैं बढ़ती जा रही है। एसी की अगर हम बात करें तो एक अनुमान के अनुसार अब ये जो त्योहारी सीज़न शुरू हुआ है, ये माना जाता था कि सीज़न ऑफ में जो आम आदमी है वो कहीं ना कहीं उसकी परचेजिंग बढ़ती है इस तरह के आइटम की, और उसके साथ साथ जीएसटी सुधार की वजह से जो लागत है वो कम होगी, करीब 3 से 4 हज़ार का जो फ़र्क है वो हम देख पाएंगे। तो आम आदमी की सिर्फ बचत बढ़ेगी, बल्कि इन जो आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इनको खरीदने के लिए हम कह सकते हैं वो शायद ज़्यादा जो दुकानें हैं उनका रुख करेंगी। इसी तरह टीवी की भी अगर बात की जाए, और अक्सर हम देखते हैं जैसे त्योहारी सीजन की शुरुआत होती है दिवाली के आसपास, बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों, लेकिन प्रधानमंत्री का बहुत अहम कार्यक्रम है गुजरात में, आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री वहां पर रोड शो में उनका स्वागत किया गया। भावनगर में है प्रधानमंत्री इस वक्त, और रोड शो के जरिए आप देख सकते हैं कि वहाँ की जनता ने आत्मसात किया है। बहुत अहम तौर पर आपको दिखाते हैं तस्वीरें उसकी रोड शो से जुड़ी हुई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर भावनगर की जनता प्रधानमंत्री का अभिवादन तालियों की गूंज के साथ हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर रही है। प्रधानमंत्री का अहम कार्यक्रम है। यहाँ पर गुजरात में करीबन 34 करोड़ से ज़्यादा रुपए की जो योजनाएं हैं वो समर्पित की जाएंगी राष्ट्रहित लोकहित से जुड़ी हुई, और यहाँ पर आप लोगों का हुजूम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री खुद अपनी गाड़ी से निकलकर उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए, उनके भावों को स्वीकार करते हुए आप उनके चेहरों पर खुशी देख सकते हैं। अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर हर्षोल्लासित वहाँ की जनता, और आप देख सकते हैं कि ये हुजूम, इसमें हर वर्ग और हर उम्र का व्यक्ति जो है वो मौजूद है, क्या महिला, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, और प्रधानमंत्री को अपने